हेलो 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 वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे एंड आई होप आप सब ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की, बहुत सेफली एंजॉय की। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी प्रॉस्पेरस दिवाली। एंड इस दिवाली को और आज अन्नकूट और गोवर्धन को और स्पेशल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे स्पेशल मेरे लिए कुछ और हो सकता था। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड and we are going to talk with Pawan Agarwal sir, who I think is a legend in so many ways because he has served the government as a collector, magistrate, IAS, you name it, he has it on his profile. He has worked there, he has served there, and of all the 25 plus years of experience, now he has started something for the betterment of India, and he's trying to build a food literate society, as he says, with Food Future Foundation. So thank you, thank you, thank you so much, Pawan sir, कि आज आपने मुझे टाइम दिया है और इस दिवाली को हम सबके लिए और स्पेशल किया है। Thank you, Shruti. It is such a pleasure to be talking to you. I have seen your podcasts, and your excitement is palpable. It brings so much of energy to your podcasts. So I wanted to be on your show, so I'm so grateful that I'm talking to you this afternoon. So it's an honor. You shouldn't be grateful. I am very honored and grateful that आज आपका टाइम मुझे मिला है and no better day than today. मैं कल कल रात से इस एक्साइटमेंट में सो नहीं पाई हूँ कि आज के दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन मैं खाने के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी आपसे। बिकॉज आई थिंक एज देर आर मेनी नीड ऑफ द आवर्स फॉर इंडिया, कि चाहे वो एयर हो गया, चाहे वो अच्छा पानी, रहना, एजुकेशन हो गया, एंड मैं आपके साथ इन सब चीजों पे बात कर सकती हूँ बिकॉज यू हैव बीन विद FSSAI, यू हैव वर्कड विद द गवर्नमेंट, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। एंड लाइक आई वाज मेंशनिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू अर्लियर, मुझे लगता है मैं कम से कम 5 एपिसोड आपके साथ कर सकती हूँ और हम कितनी सारी चीजों पर बात कर सकते हैं। बट आज मैं सिर्फ फूड फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। आप इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे काम किए हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी बेटर देन वर्किंग एट द इंडियन गवर्नमेंट। व्हाट लेड यू टू लीविंग ऑल ऑफ दैट एंड स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन, समथिंग लाइक दिस व्हिच इज अ ब्रेव इनिशिएटिव? श्रुति, पहली बात तो मैंने सरकार नहीं छोड़ी है, सरकार ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि एक रिटायरमेंट एज होती है। सो सो आफ्टर सर्विंग फॉर 36 ईयर विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, so I retired from the government in July 2021, and उसके बाद में सोचा कि क्या करना है लाइफ में, हाउ कैन वी फाइंड सम मीनिंग इन लाइफ, सो दैट मैं मॉर्निंग में जब उठूं तो कुछ एक्साइटमेंट के साथ में उठूं। ये 36 साल जब मैंने सरकार में काम किया, तो एवरी डे वाज अ न्यू डे, एवरी डे वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पीपल, न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब रिटायरमेंट के बाद में जब इसकी आदत पड़ गई थी, तो एक वैक्यूम सा आ गया कि भाई क्या करना है, लाइफ को आगे कैसे गुजारना है। तो एक उपाय तो उसमें ये था कि जैसे काफ़ी लोग करते हैं, टेक इट ईज़ी, बहुत हो गया, सरकार भी बहुत हो गया, समाज सेवा भी बहुत हो गई। तो अब जो है, जो अपनी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उसको परस्यू कीजिए और वहाँ पर अपना। तो मेरी कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई हैबिट नहीं थी जिसको मैं परस्यू करके अपना समय निकाल पाऊँ। तो बहुत महीने तक इस बारे में सोचा कि क्या कर सकता हूँ। एक ये जो फाउंडेशन है, जो ट्रस्ट है, ये मैंने उसी समय बनवाया था जब मैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ था। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो काम हम एफएसएसएआई के जरिए पूरे देश में कर रहे हैं, जो एक ईट राइट मूवमेंट करके शुरू किया था, उसमें बहुत सा इस तरह का भी काम है जो सरकार के बाहर से भी किया जा सकता है। और क्योंकि ईट राइट इनिशिएटिव एक तरह से जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था मेरे समय में, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जो बहुत स्टेक होल्डर्स को लेकर की जा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं चले जाऊंगा तो उस तरह का
ये जो हमने एक मूवमेंट शुरू किया है वो मूवमेंट चलता रहेगा या नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये एक एनजीओ के फॉर्म में फाउंडेशन शुरू किया गया था। बट जब मैं वहाँ से चला गया उसी समय में हमने जो ये मूवमेंट शुरू किया था उसको एक इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया। रॉकफेलर फूड विजन प्राइज फॉर 2020 ईट राइट मूवमेंट जो एफएसएसएआई चला रही थी उसको मिला था। $200,000 का कैश प्राइज भी था। एंड वी वर one of the organizations in the government sector that received that award, to create a food system vision for 2050 for the country as large as India. So ये मिलने के बाद में जो मेरे सक्सेसर्स थे और जो मेरे कॉलीग्स थे उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ कि भाई कोई बहुत अच्छा काम है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि अगले 1.5-2 साल तक उसमें ट्रैक्शन बना रहा ईट राइट इंडिया मूवमेंट में और मेरे सक्सेसर्स ने उसको और आगे ले गए उसको, तो मैंने कहा यहाँ पर भी मेरा काम खत्म हो गया। अब ईट राइट मूवमेंट में भी क्योंकि वो एक्टिविटी ओन कर ली है एफएसएसएआई ने और वहाँ पर बहुत सारे सीरियल एक्टिविटीज और कार्यक्रम चल रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा नया करना चाहिए जिसमें कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी कॉम्पिटेंस है, वो यूज़ हो। और उसको विचार करते-करते 2020 में अ, एक वर्ल्ड फूड लॉरिएट है डॉक्टर लॉरेंस हद्दाद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू जॉइन इन द ग्लोबल लीडरशिप टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। वो 1.5-2 साल तक हमारी लगातार वेबिनार्स सेमिनार्स वगैरह हुए उस समिट के लिए। उस दौरान मुझे फूड सिस्टम्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हुई। उससे पहले हमारी मेरी अपनी जानकारी केवल फूड सेफ्टी तक सीमित थी। हालाँकि हम थोड़ा न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी के इन मुद्दों पर भी काम कर रहे थे। Right. तो जब मुझे पता लगा कि ये फूड सिस्टम्स का जो पूरा फूड इकोसिस्टम है, जहाँ पर फूड प्रोडक्शन से लेकर फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, उससे लेकर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल और बिफोर इट कम्स टू आवर प्लेट, आवर फूड चॉइसेस, सब ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये फूड सिस्टम है। एक यू कैन नॉट थिंक ऑफ eating good food without having a supply of good food in our households, or before choosing to buy good food, तो चॉइस कैसे आप करेंगे, आपका फूड एनवायरनमेंट क्या होगा, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीजें जो वेदर इट इज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फ्रेश वाटर क्राइसिस, सॉइल हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे एग्जिस्टेंस से इतना ज्यादा ताल्लुक रखती हैं, Right. ये सब फूड सिस्टम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो तब विचार किया कि एक फूड सिस्टम्स को चेंज करने के लिए देश भर में क्या किया जा सकता है या ग्लोबली क्या किया जा सकता है। और उस टाइम में हमने इसका नाम भी बदल दिया, क्योंकि ईट राइट फाउंडेशन पहले इसका नाम होता था, उसका फिर नाम बदलकर हमने फूड फ्यूचर फाउंडेशन रखा, सो दैट वी आर नॉट creating any confusion in public mind, that this initiative is different from the eat right movement which is steered by FSSAI. So Food Future Foundation is all about bringing about people-centric change in our food systems, which includes all activities that are related to food. ये इसका ओरिजिन है। और लगभग 1 साल का सरकार में नौकरी करने के बाद में 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो उस टाइम में तो कूलिंग ऑफ थोड़ा रिलैक्स किया और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने फुल फ्लेजेड ये फाउंडेशन के साथ में एक सीईओ काम करना शुरू कर दिया। एंड उसमें अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत से पार्टनर्स, बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो जुड़ने वाले लोग हैं
उसमें बहुत से यंग पीपल हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो जुड़े जा रहे हैं हमारे साथ में। हालाँकि जो मेरे साथ में मेरे सहयोगी थे, जो हमारे वेदर फूड बिज़नेसेस में हो या एनजीओ सेक्टर में हो या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हो, वो लोग भी कहीं-कहीं पर जुड़े हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये जो फूड फ्यूचर फाउंडेशन का काम है उस नेटवर्किंग के सहारे ही चल रहा है। इनफैक्ट नए नेटवर्क्स बहुत बने हैं, नए अलायंसेस, नए पार्टनर्स जुड़े हैं हमारे फूड फ्यूचर फाउंडेशन के काम के साथ। आई एम श्योर सर, आपने ये जो ओरिजिन स्टोरी बताई है इसमें और भी ज्यादा संघर्ष रही होगी, पर जितना मेरी आपसे बातचीत हुई है, आपका वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हर चीज के लिए, आई एम प्रिटी श्योर आपने बहुत समराइज करके और संक्षिप्त में बताई है। बट मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहती, बट आई थिंक आपकी एज का पता नहीं चलता, और आपके प्रोफाइल से देख के मुझे लगा ही नहीं कि आप नहीं शायद। इसीलिए आपने बोला कि मेरा 25 साल का सरकारी एक्सपीरियंस है, मेरा हाँ। 36 साल का सरकारी एक्सपीरियंस है। और उससे 2 साल पहले बिफोर जॉइनिंग द गवर्नमेंट, आई वर्क्ड विद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड ए मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड सीमेंस। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा अगर वो भी मिला लिया जाए तो 38 साल का एक्सपीरियंस है। अब बोलना चाहिए कि 2 साल और हो गए हैं तो 40 साल एक्सपीरियंस हो गया है। आई एम So एक्सट्रीमली I'm pretty old, you know. आई एम So एक्सट्रीमली सॉरी सर, आप कह रहे हैं it तो doesn't हम मान matter. गए हैं। बट आई डिडंट सी दैट ऑन योर लिंक्डइन और एनीवेयर, एंड मैंने जितना रिसर्च किया मुझे लगा अरे सर तो आई थिंक यू आर ईटिंग Uh-huh. द राइट फूड So इमीडिएटली। I'm so happy you are seeing me as a young person, you know. हाँ, Uh-huh. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो इट्स नो वंडर कि यंग लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, एंड आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू द सिचुएशन कि अगर यंग लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ मेकिंग द राइट चॉइसेस कि हमारे घर पे क्या आ रहा है। जैसे यू राइटली मेंशन राइट कि सिर्फ ये सोच लेना कि मैं अच्छा खाऊंगा या अच्छा खाऊंगी से नहीं होता है, वो होना भी तो चाहिए मार्केट में अवेलेबल, या कहाँ से लाऊं, क्या चीजें करूं, ये सारी चीजें कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है। एंड आई कुड रिलेट व्हेन यू सेड ना कि अगेन छोटा मुंह बड़ी बात हो रही कि और क्या हॉबी है और क्या चीज है, तो मुझे क्या करना है जो कि ऐसा लगे कि हर सुबह जब मैं उठ रही हूँ तो इट वाज सो इंस्पायरिंग टू हियर फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू जिसके इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो अभी भी सोच रहा है कि मुझे अभी और कुछ करना है, अभी भी कुछ बाकी है। आई थिंक जो यंगस्टर्स आपको सुन रहे होंगे दे शुड गेट वेरी वेरी मोर इंस्पायर्ड लिसनिंग टू दैट, बिकॉज मुझे तो बहुत बहुत गर्व फील हुआ कि आपके जैसे लोगों ने हमारे गवर्नमेंट में काम किया है। एंड अगेन एफएसएसएआई इतना बड़ा नाम है कि उस ट्रेडमार्क के बिना हम कोई चीज खरीदते नहीं खाने के लिए, और वो आपने किया है एंड वो उसके बाद भी चल रहा है, और उसके बाद भी आपके सक्सेसेस उसको इतनी ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर जो फूड फ्यूचर फाउंडेशन है वो भी बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि इसको जाना चाहिए। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम यू सर, आपका जितना अच्छा बैकग्राउंड है और जितने बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चीजों को के साथ आप जुड़े हुए थे इतने सालों में, what does that make it easier or difficult when you start some initiative like this? मतलब वो आपको हेल्प किया इस जर्नी में, या फिर how was it कि, या फिर it was neutral, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल हेल्प किया। और सबसे बड़ी हेल्प तो ये है कि व्हेन यू वर्क इन द गवर्नमेंट यू आर वर्किंग एट मैक्रो इश्यूज। तो सारा काम जो आप कर रहे हैं वो पब्लिक पर्पस है, राइट। क्योंकि फाउंडेशन कोई एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पर भी जो हम कर रहे हैं वो केवल एक पब्लिक पर्पस है। हालांकि एक समस्या यहाँ पर यह है कि वहाँ पर पब्लिक पर्पस के लिए सैलरी भी आपको मिलती है, और सरकार चलाने के लिए पैसा भी मिलता है। यहाँ पर सैलरी भी कोई नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं यहाँ से। और दूसरा, उसको चलाने के लिए आपके पास में कोई फंडिंग भी बहुत मतलब फंडिंग के सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। और मैं थोड़ा बहुत कंसल्टिंग करता हूँ, जो इनकम होती है उसमें लगा देता हूँ। तो उससे ही अभी तो हमारे फाउंडेशन का काम चल रहा है, लेकिन फंडिंग को लेकर मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती है। और इस तरह से
एक तरह से बोला जाए तो हमारा फाउंडेशन थोड़ा सा अलग है, हमारा एनजीओ अलग है थोड़ा सा। हम पहले ये सोचते हैं कि क्या काम करना ज़रूरी है और वो काम में उतर जाते हैं, शुरू कर देते हैं। फिर उसके साथ में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो काम करने में प्रवीण हैं, जो वो काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। क्योंकि ये फूड सिस्टम चेंज इतना बड़ा एक काम है, उसमें सारी एक्सपर्टीज़ मेरे पास या हमारी टीम के पास होना संभव नहीं है। So we connect with lots of people who are experts in this area, and in most cases, we are successful in roping them in. They also feel enthused to be connected with us, and there are so many people जो हमारे साथ में आहिस्ता आहिस्ता जुड़ गए हैं। उनका कोई इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, उनका वो दे आर जस्ट पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक ऑल ऑफ देम to make Food Future Foundation a visionary initiative, where we are trying to change the food systems in the country and perhaps create a model for similar changes elsewhere in the world. I totally agree to what you said because मैं भी चाहती हूँ, आई मीन आई डोंट वांट टू मेक इट साउंड लाइक कि ओ माय गॉड मैंने ये कोई बहुत महान काम किया है, बट मैं खुद चाहती थी कि इस अगर प्लेटफॉर्म से जो लोग मुझे जानते हैं या सुनते हैं, अगर कुछ वर्ड ऑफ माउथ हो जाए, बिकॉज आई वुड फील ग्रेटफुल कि मेरे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ इस फाउंडेशन के लिए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर वर्किंग नॉन प्रॉफिट एंड for the betterment of the society future, as it says in the middle of the foundation itself कि it's working for the future. So आई थिंक इट्स नॉट इजी, और ये चेंज आना भी इतना आसान नहीं है, बट आपने क्योंकि वो शुरुआत की है, एंड अगेन यू राइटली सेड आप लोग सच में डिफरेंट हैं, बिकॉज इतने सारे लोग, इतनी नॉन प्रॉफिट भी हम आजकल देखते या सुनते हैं कि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं से उनके प्रॉफिट के लिए ही होता है, और टू सेव टैक्स होता है, या ऐसी अजीबोगरीब चीजें चल रही होती हैं। बट मैंने खुद देखा है सर आपके साथ कि जिस तरीके से और जिस लगन से आप इस चीज को करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर, इट्स जस्ट हैट्स ऑफ सर, थैंक यू सो मच कि आपने सोचा ये हमारे लिए करने के लिए। नहीं नहीं, देखिए हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं अब अपने लिए ही कर रहे हैं। और मतलब हम सब एक साथ ही है इसमें, बिकॉज जो इस तरह के चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है, वी कैन नॉट जस्ट बी mute spectators sitting on the sidelines and see the government to do everything for us, because ये challenges ऐसे हैं जिसमें collective action की जरूरत है। और कलेक्टिव एक्शन तभी होगा जब हम एक मोबिलाइजेशन कर पाएंगे, आम जनता को अपने साथ में जोड़ पाएंगे। अच्छा, और आम जनता को जोड़ने से बेहतर, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं जानता है कि छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर कैसे आम जनता को साथ में जोड़ते हैं। तो हम भी जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं एक तरीके से। वो फूड सिस्टम्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो उनके अपने विचार हैं, जो फूड एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर, इवन मिलेट प्रमोशन को लेकर जो हमेशा वो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, वो सब एक तरह से उससे बहुत कुछ अलाइन्ड है। और हमारे पास में एक इंडिया के पास में एक अपॉर्च्युनिटी है कि फूड सिस्टम जो बहुत बड़े होते हैं किसी भी कंट्री में, उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, उसका एक मॉडल हम तैयार कर पाए। और इसको तैयार करने के लिए हमने फूड सिस्टम्स को एक एक तरह का पजल है, उसको हमने एक टैंग्राम पजल के फॉर्म में देखा। एक टैंग्राम होते हैं, उसमें 7 पीसेस होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स। 2 बड़े ट्रायंगल होते हैं, 2 छोटे ट्रायंगल होते हैं, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह के उसमें 7 पीसेस होते हैं, वो मिडल साइज़ का ट्रायंगल होता है। उन ट्रायंगल को जोड़कर हमने उसकी तितली बनाई, बटरफ्लाई।
and we say that this is the butterfly food system 10 gram. And now that 10 gram, these 7 pieces are depicting 7 entry points for change. क्योंकि आप केवल समस्याओं की बात करेंगे तो उससे उसका कोई समाधान नहीं निकलता है. You have to find out what action is to be taken and who will take that action. And once you know that this action is required to be taken and this person has to take that action, that person or a group of persons will have to be incentivized to take that action. They should see that it is in their interest to take that action. Correct. So इस तरह से 7 areas of intervention जो हमने निकाले हैं और 7 stakeholders को आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए अलग अलग एक्शन एरियाज हैं, एक्शन लैब्स जिसको हम बोल रहे हैं. और उसमें हर एक्शन लैब के साथ में हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़ गए हैं ऑलरेडी, जो जुड़कर अभी वो थिंकिंग कर रहे हैं कि इस एरिया में हम क्या एक्शन ले सकते हैं. जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि हमारा फर्स्ट एक्शन लैब है डाइट्स एंड कंजम्पशन. इट हैज टू ऑल बिगिन विद डाइट्स एंड कंजम्पशन, कि जो हम खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं कि नहीं. तो डाइट्स एंड कंजम्पशन में द एंटायर इशू ऑफ फूड चॉइसेस कम्स इन. बिकॉज अगर आपकी फूड चॉइसेस करेक्ट होंगी, हेल्दी होंगी, सस्टेनेबल डाइट्स होंगी आपकी, तो वैसा ही फूड फार्मर भी प्रोड्यूस करेगा, वैसा ही फूड बिजनेसेस भी प्रोड्यूस करेंगे. वो अनहेल्दी फूड नहीं तैयार करेंगे. अगर आप अनहेल्दी फूड चाहेंगे तो वो अनहेल्दी फूड ही मार्केट में प्रोवाइड करेंगे. तो while we keep on blaming the businesses for ultra processed food, producing ultra processed food, but they are doing it because there is demand for ultra processed food. So who is to be blamed is the consumer. Now consumer education is not easy because consumer जो हैं, they basically make their choices based on their taste or convenience. And unfortunately, the food that is tasty or that is more convenient to have is not often the most healthy food. Okay, so बड़ा difficult है. Right. तो साथ साथ में आप हमें बिजनेसेस के साथ भी काम करना है. भाई आप ऐसा कोई फॉर्मूला निकालिए जिससे कि जो फूड आप बना रहे हैं वो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और उसको मार्केट भी ज्यादा एग्रेसिवली करें. अगर आप, तो हो सकता है कि कंज्यूमर को वो फूड अवेलेबल हो और वही फूड खाए वो. तो वहां पर इस तरह से हमने 7 अलग अलग एक्शन लैब्स बनाए हैं which are corresponding to those 7 pieces of the butterfly food system 10 gram. सेकेंड पीस है हमारा फार्मर्स, कि फार्मर क्या प्रोड्यूस करेंगे. थर्ड पीस है हमारा फूड बिजनेसेस. फोर्थ पीस हमारा है फूड सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, कि फूड वेस्ट और फूड लॉस कम से कम हो. आपको जानकारी होगी कि पूरे विश्व में लगभग 1/3 खाना वेस्ट हो जाता है. इट इज ग्रोन बट इट इज नॉट कंज्यूम्ड. तो डिफरेंट सप्लाई चेन के डिफरेंट पार्ट्स में वो वेस्ट हो जाता है. काफी वेस्ट जो है कंजम्पशन एंड पर होता है. तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें. तो वो एक फूड सप्लाई चेन्स की एफिशिएंसीज, कंज्यूमर एजुकेशन, वो सब भी उसमें सम्मिलित है. और फिफ्थ एरिया इज फूड एनवायरनमेंट्स, कि कहाँ से आप फूड खरीद रहे हैं. और वो फूड एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लीवर ऑफ चेंज है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस है ही नहीं आज की डेट में. बिकॉज फूड एनवायरनमेंट्स आप पूरे देश में नहीं बदल सकते, वो सप्लाई और डिमांड से चलता है. लेकिन आपका लिमिटेड जो दायरा है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की रिक्वायरमेंट रख सकता है कि भाई हमारे यहाँ इस तरह का फूड ही बिक्री होगा, अनहेल्दी फूड हमारे यहाँ नहीं बिक्री होगा. तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को वही खाना मिलेगा, वही ऑप्शंस मिलेंगे जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होंगे. क्योंकि आप सर्च करने के लिए अनहेल्दी फूड बाहर से जाकर तो नहीं लाएंगे, कभी कभी ले आएंगे, लेकिन ज्यादातर तो वहीं से जो मिलता है वही खा लेंगे आप.
So food environment can become a very important lever of change in determining food choices of people. और फिफ्थ और सिक्स्थ एरिया है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस, कि सही डेटा हो, डेटा से सही इंटरप्रिटेशन उसका हो, और वहाँ से किस तरह की पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए वो निकल कर आए। एंड सेवेंथ इज लीडरशिप डेवलपमेंट, कि ये सब फूड सिस्टम्स के बारे में अब हम केवल उनको फूड की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, हम एक उनको कि भाई फूड सिस्टम इज ए वेरी वास्ट एरिया, उसमें डिफरेंट एरियाज में आप कैसे काम कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन द फूड सिस्टम स्पेस, Right. in even if you are looking at a very small part of the whole food system, you should have a larger view of the entire food system, so that there is alignment of actions taken by all stakeholders. अब चैलेंज क्या आता है इसमें फूड सिस्टम चेंज में, कि फूड बिजनेसेस ऑब्वियसली बिजनेसेस हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाई करना है तो वो ज़्यादा एडिक्टिव फूड मार्केट में लाएंगे, मार्केट शेयर देखेंगे कि मेरा फूड अगर ज़्यादा एडिक्टिव होगा तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी फूड food companies are encouraged or incentivized to bring to the market. No one is asking them to bring healthy food to the market. Food processing भी जो हो रही है, जैसे we can very well celebrate कि लास्ट एक डिकेड से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत रैपिडली इंडिया में ग्रो हुआ है, बट दैट ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर may have been at the cost of unhealthy food. So more unhealthy food options are now available to our citizens because of the growth of the food processing sector. And वो एक फैक्टर हमारी पॉलिसी में लाना, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरह का ही फूड मार्केट में इस तरह की फूड प्रोसेसिंग को इंकरेज करें जो हेल्दी और सस्टेनेबल फूड की तरफ जाए, दैट इज द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, और इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एक साथ इकट्ठा होकर अगर हम नहीं इनको इनका समाधान निकालेंगे, तो हम अगर मिनिस्ट्रीज के साइलोज में फंसे रहेंगे तो इनका समाधान नहीं है। नहीं है, नहीं है। आपने हालांकि बहुत, अगर देखा जाए तो ये इजी टॉपिक नहीं है और ये डरावनी चीजें ही हैं, बट जिस तरीके से आपने और इतनी आसानी से समझाई, इट्स सच एन एनरिचिंग कन्वर्सेशन। एंड आई थिंक अगर ये कन्वर्सेशन भी शुरू हो जाए घरों में या बच्चों में आपस में या स्कूलों में जहां भी, तो बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मेरे, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हिस्ट्री या फ्रेंच रिनाइसेंस या ये वाली बातें हो रही, ये सब हम सबके घरों में हुआ है। अगर मैं अपना ही लाइफ देख लूं, फ्रॉम द टाइम हम जब बच्चे थे से लेके बाद में, मतलब फॉर एन इंस्टेंस हम लोग को बाहर, घर के बाहर खाने जाने का कुछ ऐसा याद नहीं आता कि ऐसा कुछ परमिशन हो या अलाउड हो। एंड देन सडनली देयर केम एन इन्फ्लक्स ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एंड इट बिकेम एक स्टेटस सिंबल हो जाती हैं चीजें। then there came all the online thing, and I mean how that has also affected the डब्बा वालास of Mumbai। if अगर हम देखें, एक जमाने में डब्बा वालास को हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड ये सब बुलाते थे कि भैया तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चल रहा है। एंड अब अगर आप कुछ महीने पहले का रिसर्च देखें या सर्वे देखें, तो उनको भी उतना ही हिट हुआ है, जैसे क्योंकि कितनी सारे ऑप्शंस आ गए, राइट। एंड फॉर द इजी एंड फॉर द क्विक जो चीज हम चूज करें, वो हो सकता है लॉन्ग रन में ज्यादा यूजफुल ना हो। मतलब मैं बहुत सिंपली ये चीजें कहती हूँ कि आजकल जब माएं अपने बच्चों को एक पैकेट ऑफ, आई डोंट नो, मे बी नूडल्स और वट एवर पकड़ा देते हैं, like, आप क्या कर रहे हैं ये करके। मतलब ठीक है, मे बी आसानी है, ठीक है, मे बी एक बार के लिए उसका पेट भर जाएगा, बट उससे ज्यादा क्या, उस हम कैसे टाइप के इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं जिनमें स्टेमिना स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। सो sir, I really want to understand from you one last thing and one very major thing,
आपका विजन क्या है इस फाउंडेशन को लेके? आप क्या आगे का सोच रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसे जाने वाला है, या क्या प्लान कर रहे हैं इस पे? देखिए, मैं ये सवाल का जवाब भी दूँगा, बट उससे पहले जो आपने बच्चों की बात कही, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि अ, बच्चों बच्चे जब टेस्ट डेवलप करते हैं, वो यंग एज में जो पहला सबसे पहला उनको खाना दिया जाता है, 6 महीने के बाद में राइट। जब खाना दिया जाना शुरू होता है, तो काफ़ी पेरेंट्स आजकल शुगर नहीं देते हैं उनको। उनको जो है मिलेट्स की आदत डलवाते हैं, क्योंकि पहले भी तो हम मिलेट्स खा रहे थे ना। अभी मिलेट्स का टेस्ट हमें नहीं डेवलप हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत आती है कि मिलेट्स थोड़ा ड्राई लगता है। जो गेहूँ की रोटी होती है, उसके मुकाबले में वो ड्राई लगता है, उसका टेस्ट नहीं डेवलप होता है। बट वो अगर शुरू से ही उनकी हैबिट्स एक हेल्थियर फूड ऑप्शंस की तरफ जाए, तो I think we can lay a foundation for healthy society through our children, because through the children we can also reach their parents and households. इसीलिए हमारा जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वो फूड लिटरेसी का इनिशिएटिव है। फूड लिटरेसी इन ऑल स्कूल्स। एंड ये हम चाहते हैं कि 3 से 5 साल में जो फूड लिटरेसी का करिकुलम हम बना रहे हैं, ये अक्रॉस द कंट्री इन ऑल स्कूल्स इट शुड बी अडॉप्टेड। ये इसके ऊपर ही हम लोग लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें मतलब उसके लिए एक अलग से हम चर्चा रख सकते हैं कि हमारा फूड लिटरेसी करिकुलम बाकी न्यूट्रिशन एजुकेशन से कैसे भिन्न है। जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि फूड लिटरेसी करिकुलम भी एक तरह से जॉइंटली मिलाकर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी इन मुंबई और इवन कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, उनके सबके एक्सपर्ट्स मिलकर और प्रोफेशनल डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट वो सब मिलकर एक उसकी रूपरेखा तैयार की है और उसका कंटेंट लिखा जा रहा है। उसमें पपेट शोज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे किया जाए, उसके बारे में हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इस तरह की पेडागोजी की रिफॉर्म्स की बात की गई है, वो भी हमने ध्यान रखा है। और एक फूड लैब की उसमें एक परिकल्पना की गई है कि जैसे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का लैब होता है, ऐसा एक फूड लैब क्यों नहीं हो सकता है स्कूल्स में। उसके लिए भी हम मॉडल फूड लैब बना रहे हैं। तो जो आप विजन की बात कर रहे हैं कि अगर हम एक फूड लिटरेट सोसाइटी अपने देश को बना सके, सो दैट इज द बिगेस्ट विजन वी हैव। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। यस। So once our society is a food literate society, then the rest of the pieces of the puzzle will fall in place. Okay, and that is the one point agenda that we are working on. Obviously, in the initial stages, जो दूसरे pieces of the puzzle है उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है. But that is the most important piece of the entire puzzle. एंड ये मेरा अपना विजन नहीं है, ये हमारे साथ में जो भी जुड़ा हुआ है उनका एक जॉइंट विजन है। और ये जॉइंट विजन जो है हमारा शार्पन होते जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव स्मॉल माइलस्टोन्स वो। और और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ विदेश से भी लोग जो इस तरह का काम कर रहे थे, वो हमारे साथ में जुड़े भी हैं। एक हाँ, शी इज़ एक्चुअली a housewife, and she was a housewife in England, and she felt very strongly about this entire issue about food literacy. तो उन्होंने पहले तो अपना फूड एंड न्यूट्रिशन में कोर्स किया, उसके बाद में उन्होंने इसको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एंड नाउ शी हैज ए बिजनेस in which she is creating NutriKit along with the university, and she reached out to us on LinkedIn कि ओके। हमें आपके साथ काम करना है। एंड शी इज बेसिकली सेइंग कि हम न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं पढ़ाते हैं, हम एक हेल्थी रिलेशनशिप ऑफ चिल्ड्रन विद फूड क्रिएट करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को आजकल ये नहीं मालूम है कि वो फूड आता कहाँ से है। काफ़ी लोग बोलेंगे ज़ोमैटो या स्विगी से आता है फूड पेड़ों पर नहीं आता है। अच्छा, तो आई थिंक फूड इज़ सो मच इम्पोर्टेंट टू आवर लाइव्स
we cannot allow it just to be in the sake for the sake of convenience, not allow our children to know about food. वो एक बहुत ही गलत बात हो जाएगी. सही बात. So, so I think food literacy is therefore our most important initiative of the foundation. And I feel very strongly about the whole कॉन्सेप्ट एंड जिस तरीके से मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण हमारे सिस्टम में बहुत जनरेशन्स ऑफ इंडिया में रहा है. एंड आई थिंक अगर ये सारा कुछ हम बात करने लगे तो मैल न्यूट्रिशन देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कवर हो जाएंगी और चीजें ठीक हो जाएंगी. एंड आई रिमेम्बर कुछ महीने पहले आपने मुझे ये करिकुलम वाली चीज भी बताई थी कि कैसे हम बच्चों को सिखाना शुरू करें. एंड वंस अगर बच्चे ने बोल दिया कि मम्मी मुझे ऐसा कुछ खाना है क्योंकि मुझे स्कूल में इट हैपेंस राइट, मेरा भाई भी यही चीजें करता था, भले गलत स्पेलिंग भी अगर टीचर ने सिखा दी है यही स्पेलिंग है इस चीज की, और फिर मेरी माँ जाती थी स्कूल में कि आप बच्चे को गलत क्यों पढ़ा रही हैं. मतलब हो जाती है गलती, बट वो चीज बहुत स्ट्रांगली आती है स्कूलों से राइट, कि मेरे को टीचर ने ये सिखाया तो ये करना है. तो आई थिंक अब एज यू राइटली मेंशन, मुझे लगता है एक एक कन्वर्सेशन तो हमें सिर्फ उस पे करनी चाहिए फूड लिटरेसी करिकुलम बिल्कुल, पे. नहीं, नहीं, बट बिल्कुल करेंगे और बट बिल्कुल करेंगे इसका. और बिकॉज़ इसको हमने जो हमारा फूड लिटरेसी का करिकुलम है, वो हम इतना सोच विचार कर बना रहे हैं कि आई हैव एब्सोल्युटली नो रीज़न टू यू नो to basically accept that this will be used across the country very soon. यस तो ये हम यूज करेंगे ही. अ, सर, और मेरी बताइए हम्बल कृति. रिक्वेस्ट है, मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है. आई जस्ट रिमेम्बर्ड आपके किसी टीम मेंबर ने मुझे उसकी कुछ एक ई बुक या कॉपी भी भेजी थी. वो मैंने हम्म, अपने लिए ही प्राइवेट रखी है. बट आई थिंक ना सिर्फ बच्चों को, आपको, आई थिंक बड़े लोगों को, हम जैसे, चाहे वो यंगस्टर्स हो, टीनेजर्स हो या उनसे भी बड़े हो, उन सबके साथ भी वो चीज शेयर करनी चाहिए. बिकॉज उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो सच में लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को बताई जानी चाहिए कि खाना तो सब खाते हैं राइट. तो ये चीजें सबको पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कहा. इसीलिए हमारा जो अप्रोच है उसमें यह है कि कुछ एक्टिविटीज बच्चे घर में जाकर करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर. सो क्योंकि एक प्रॉपर किचन एनवायरनमेंट स्कूल्स में क्रिएट करना संभव नहीं हो पाएगा. तो under parental supervision, let them go to the kitchens and do some cooking and assist parents in cooking, and that becomes a part of their homework. So हाँ, अगर इस तरह का अगर हम कुछ कर पाते हैं और ये लार्ज स्केल में अगर ये होता है तो आई थिंक बच्चों की रुचि खाना और खाने के प्रति बढ़ेगी. सही बात. उनका एक नया रिलेशनशिप उसके फूड के साथ आएगा. राइट. जो रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है. अ, राइट. फोन पर ऑर्डर किया, आ गया, खा लिया, और खा भी लिया पिक्चर देखते देखते हाँ. या इंटरनेट पर काम करते करते खा लिया, तो उनको पता भी नहीं है वो खा क्या रहे हैं. तो ये अप्रोक्सीमेटली. इस तरह का एक जो समस्या आ गई है सोसाइटी में उसको दूर करने की जरूरत है. एंड उसके साथ साथ अगर ठीक खाना खाएंगे तो फिर फार्मर्स बिजनेसेस वो सब भी ठीक डायरेक्शन में चलने लगेंगे. यही उम्मीद है. सही बात है. थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो फूड फॉर थॉट दिया है आज, आई होप इससे कुछ ना कुछ टेक अवे या बहुत कुछ हम्म. टेक अवे आज जो हमें सुन रहे हैं वो लेके जाएं. एंड सच में आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दिवाली सफल हो गई, मैंने कुछ अच्छा काम किया. एंड लोगों को जो सुने उनको भी ये चीज लगे कि हाँ आज कुछ अच्छा सीखने मिला और हमें कुछ इस बारे में सोचना चाहिए. बिकॉज आपने एक बहुत बड़ी बात, बहुत आपकी मॉडेस्टी की मैं फैन हो रखी हूँ सच में इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद. ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, अब और ज्यादा हूँ. आपने इतनी बड़ी बात बोल दी इतने आसानी से कि जो लिटरेसी, फूड लिटरेसी है वही विजन है. आपने इतने बड़े सवाल को इतने आसानी से और इतने छोटे में संक्षिप्त करके बोल दिया, और सिर्फ इतने आसानी से ये भी बोला कि
आप जैसा मांगेंगे वैसा ही तो मार्केट में आएगा। तो अनटिल अनलेस हम वो रेवोल्यूशन अपने एंड से नहीं लाते, वो बिजनेस या मार्केट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे वो तो बिजनेस ही रन कर रहे हैं। वो अपना प्रॉफिट लॉस ही देखेंगे, हमें भी अपना प्रॉफिट लॉस देखना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को भी ये सुनाने वाली हूँ ये वाला पॉडकास्ट तो। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोली कि बहुत छोटा सा ये बहुत ही छोटा सा मुद्दा है कि आप ठीक खाइए, लेकिन ये चीज है, बहुत टिप लोगों बोल की दिया नहीं, आपने। नहीं, नहीं, लेकिन ये लोगों की, या आम जनता की, या हमारी अपनी फूड की आदतें बदलना उतना आसान नहीं। नहीं है। तो ओके, तो हम्म। उस पर तो इसीलिए ये कंटिन्यूअसली हमें अपने दिमाग में ग्रिल करना है, कि जब डायबिटीज का अंदेशा हो या हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, तभी आप खाने के ऊपर ना देखना शुरू करें, उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं कि वो अवॉइड हो सके। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले टोक्यो गया था, वहाँ पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन न्यूट्रिशन हुआ, एंड वहाँ पर जो मुझे जानकारी हुई कि 2005 में जापान ने हेल्थ 21 स्ट्रेटेजी निकाली, जिस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इन स्कूल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। यस। उनकी हेल्थ 21 स्ट्रेटेजी का जो मेन उद्देश्य था, ये था कि जापानीज, क्योंकि वहाँ पर लाइफ स्पैन्स बढ़ रहे हैं, सो हाउ डू वी क्रिएट ए हेल्दी एजिंग सोसाइटी, एंड दे रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट फाउंडेशंस टू हेल्दी एजिंग स्टार्ट इन चाइल्डहुड। यस। अगर बच्चे ठीक खाएंगे, उनका लाइफस्टाइल ठीक होगा, उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप फूड के साथ डेवलप होगा, so when they become old, then they will have a healthy aging. They will not succumb to illnesses and chronic diseases like many people do. And that is the foundation for a healthy society in Japan. तो ये करना उतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर इस एक मुद्दे को लेकर ही हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ चले, so I think a lot of our problems can be addressed. Absolutely. Absolutely. So in some ways, uh, teaching children about food literacy, food and their own health, food and environment Yes. is so critical and so important, Yes. uh, that it should not be ignored anymore. It should be taken up with utmost priority by the entire society, by all of us as parents, by schools, by the governments, so everyone. I feel like giving you a tagline for this. I don't know why मेरे दिमाग में आ रहा है. Like it all starts with the tiffin box, right? Because जापान Mhm. के जो बच्चों का टिफिन बॉक्स मम्मियाँ बनाती हैं, it has all those different boxes and segments, right? And वो इतना क्यूट भी लगता है, वो इतना हेल्दी भी होता है, और बच्चे उसको खाते हैं उतनी ही प्रेम से। और ये सारी चीजें, लाइक आपने कुछ देर पहले भी बोला कि हमारे यहाँ से चीजें बहुत चेंज होती चली गई, और इतने फटाफट चेंज होती चली गई कि वो पता ही नहीं चला। अब वही वाली चीजें कहाँ से आ रहा है, कब आ गया, क्या खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बट यू लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ द जापानीज टिफिन बॉक्स which the kids take to school. It has so many different खाचास in it, and उसका कुछ एक नाम होता है। इनफैक्ट उसको एक मील का के तरीके से इंडिया में शेफ्स बेचते भी हैं, बट इट्स एज बेसिक एज कि हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द टिफिन बॉक्स। वहां से शुरू हो गया तो फिर उसकी आदत पड़ी जाएगी बच्चे को। तो मैं तो मतलब यहीं पर एंड करना चाहूंगा कि जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, sometimes the solution to those complex issues lies in simple solutions, and we often tend to ignore those solutions. So I think, but those simple solutions does not mean that simple to implement. Implementation is the key. मतलब solution may appear to be simple, but then doing it at scale and doing it, on a continuous basis is the challenge. And I'm sure that if we can do it right,
and do it right for the entire population, do it right for all times to come, then we'll fix our food systems. We'll fix the challenges that our food system faces. एब्सोल्युटली। मैंने आज के दिन आपका बहुत टाइम ले लिया सर, बट बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, सो थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। Thank you, Stuti. Thank you. I enjoyed it as well. Thank you.